सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पृथ्वी के परिमंडलों में से एक प्रमुख परिमंडल स्थलमंडल के बारे में पिछले अध्यायों में हमने सीखा या अध्ययन किया। आज उसी का दूसरा महत्वपूर्ण भाग वायुमंडल, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक अनोखी ग्रह है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस पर मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, जल हैं, वायुमंडल है। इसीलिए यह पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में अनोखा ग्रह है। हमारा वायुमंडल जो चारों तरफ से पृथ्वी को कई किलोमीटर की मोटाई में घेरे हुए है, वह विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये सभी गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई हैं। हमारी पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, वायुमंडल में उसका घनत्व, उसकी आर्द्रता और उसके तापमान में अंतर मिलता है। अब प्रश्न यह कि हमारा वायुमंडल जो कई किलोमीटर की मोटाई में पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसमें इतनी भिन्नता क्यों? क्योंकि इसमें कई स्तर या लेयर पाई जाती हैं, जिसका कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस, धूलकण, जलवाष्प, राख, नमक के कण इत्यादि। इन सब की उपस्थिति के कारण ही इसका घनत्व होता है और घनत्व में अंतर के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, अलग अलग परतों के रूप में हमारा वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है। आइए देखते हैं हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की जो गैसें हैं, उनमें से कौन महत्वपूर्ण हैं। कुछ के नाम यहाँ दिए गए हैं। वायुमंडल संगठन एवं संरचना प्रकरण के अंतर्गत इसके संगठन में नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा सर्वाधिक है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज 21% है। अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी महत्वपूर्ण गैसें हैं जो यही दोनों मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग पूर्ण कर देती हैं। उसके बाद अन्य गैसों में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन और ओजोन हैं। यह सभी गैसें अलग अलग परतों के रूप में, अलग अलग संस्तर के रूप में, अलग अलग स्फीयर के रूप में और अलग अलग मंडल के रूप में पृथ्वी से आबद्ध हैं। आइए आज हम चरणबद्ध तरीके से एक मॉडल के माध्यम से पृथ्वी पर उपस्थित इन महत्वपूर्ण गैसों के संस्तर और उनकी क्रियाविधि को समझते हैं। इस मॉडल में पृथ्वी के वायुमंडल को दर्शाया गया है, जिसमें अलग अलग परतें दिखाई गई हैं। यह पृथ्वी है और ये पृथ्वी का स्थलमंडल या भूपर्पटी, और यहीं से ऊपर की ओर हमारा वायुमंडल
बना हुआ है या स्तरों के रूप में पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के 5 परतों में से पहली परत या पहला मंडल या पहला स्तर या पहला संस्तर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की सतह से अर्थात 0 किलोमीटर की ऊंचाई से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल के और भी कई नाम हैं। इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है और संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। हमारे क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल में डिस्टर्बेंस बहुत है, अर्थात इस मंडल में जलवाष्प व धूलकण की अधिकता के कारण इसके गर्म और शीतल होने की प्रधानता या गुण इसमें विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप विकिरण, संचालन और संवहन जैसी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। हमारे इसी क्षोभ मंडल में दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, पवनों का चलना और अन्य सभी मौसमी क्रियाएं हमारे इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आपने बादलों वाली रात में चांद को बादलों के बीच से गुजरता हुआ देखा होगा। तो क्या चांद बादलों के बीच आया या बादल ही चांद के तक पहुंच गए? जबकि हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल के अंदर बादल बनते हैं और बरसात होती है। चांद बादलों के बीच नहीं आया, बल्कि बादल तो क्षोभ मंडल के अंदर ही हैं। चांद वायुमंडल के बाहर अर्थात सेलेसियल स्फीयर अंतरिक्ष मंडल में पाए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के भी बाहर अंतरिक्ष में चंद्रमा, जो कि हमारा उपग्रह है, वो हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसी को हम यहाँ बादलों के बीच से देखते हैं। यह बादल के काफ़ी ऊपर होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई या ऊंचाई 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर लगभग 15 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो केंद्रापसारी बल लगता है वह विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा पर वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह ऊंचाई कब बढ़ेगी, किस तिथि को बढ़ेगी? यह ऊंचाई पृथ्वी के विषुवत रेखा पर 21 जून और 22 दिसंबर की तिथियों में ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं ज़्यादा गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ज़्यादा ऊपर तक उठ जाती हैं। अतः इन दोनों तिथियों में विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा ज़्यादा ऊपर होती है। इसीलिए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर औसतन 15 किलोमीटर की मोटाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा पाई जाती है। क्षोभ सीमा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगे क्षोभ सीमा को पार नहीं कर पाती और दाहिने या बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जिसी के परिणाम स्वरूप क्षोभ सीमा के आसपास जेट हवाएं चलती हैं।
इन जेट हवाओं को हम आगे चलकर फिर किसी अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना कि क्षोभ सीमा जो कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर औसतन 15 किलोमीटर पर स्थापित होती है, उसके आसपास जेट हवाएं चलती हैं। क्षोभ मंडल के बाद अब आइए देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाहर या ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार पाया जाता है। समताप मंडल का तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन की परत पाई जाती है, वो 3, और यह ओजोन की परत पृथ्वी की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाले सौर प्रकाश में अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उन किरणों को यही गैसें या ओजोन गैस ही अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के निवासियों पर उस किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ओजोन परत समताप मंडल में 25 किलोमीटर से या 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की मोटाई तक बनती रहती है और समाप्त होती रहती है, क्योंकि ओजोन गैस कभी बनता है तो कभी समाप्त भी होता है। समताप मंडल सीखने के बाद आइए इसके बाहर देखते हैं। मध्य मंडल पाया जाता है, यह तीसरा मंडल है। मध्य मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे तापमान में कमी होती जाती है। मध्य मंडल के बाद उसके बाहर अयन मंडल पाया जाता है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अयन मंडल में आयनीकरण होता है। आयनीकरण किसका? कुछ गैसों का, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हल्के होते हैं, धीरे धीरे ऊपर आयन मंडल तक पहुंच जाते हैं, और आयन मंडल में जब ये ऊपर के बाहरी परतों पर पहुंचते हैं तो सूर्य से आने वाले सौर स्पेक्ट्रम में एक्स और गामा जो किरणें होती हैं, इन्हीं अणुओं से क्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयनीकरण होता है। अर्थात इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, और यही क्रिया आयनीकरण कहलाती है। अर्थात यह आयन मंडल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौर स्पेक्ट्रम की एक्स और गामा किरणों को यह रोक लेता है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। आयन मंडल के बाद जो हमारा 5वां मंडल है, वायुमंडल, यह 400 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल में ही IRS इंडियन रिमोट सेंसर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इनको पोलर सैटेलाइट भी कहा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह भी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 800 से 900 किलोमीटर होती है, और यह पृथ्वी के चारों ओर दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव से, या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते रहते हैं। इसलिए इनको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि यह ध्रुव के ऊपर से, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से भी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से ही यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उनकी इमेज या फ़ोटो खींचते हैं,
जिसे वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब पांचों मंडलों के बाद क्या कोई और मंडल है जो इस वायुमंडल का हिस्सा है? नहीं, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं, जैसे 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 36,000 किलोमीटर की या 60,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम चुंबक मंडल के नाम से जानते हैं। चुंबक मंडल, हाँ, पृथ्वी के कोर और मेंटिल के बीच स्थित गठन वर्ग विसंगत तल, जिसमें लौह की प्रधानता अधिक होने के कारण फ्रिक्शन से, घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भूचुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, जो पृथ्वी के दोनों पोल से बाहर निकलकर चुंबक मंडल अर्थात 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का एक घेरा बनाती है। यह घेरा सूर्य से आने वाली घातक किरणों से हमारी और हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। इसीलिए हमारे वायुमंडल के बाहर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 36,000 या 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को चुंबक मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी चुंबक मंडल में ही लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनसेट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भूस्थैतिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यह भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टेशनरी कर दिया जाता है, स्थापित या स्थिर कर दिया जाता है, जो पृथ्वी के घूर्णन के साथ एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर बना रहता है और इस उपग्रह के माध्यम से ही पृथ्वी पर स्थित देश या हमारा भारत देश कम्युनिकेशन का संचालन करता है। अब आपसे एक प्रश्न है, आप बताएं आकाश क्या होता है या आकाश किसे कहते हैं? आकाश जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी की सतह से, अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर देखने पर जो नीला नीला आकाश हमें दिखाई देता है उसी को हम आकाश मानते हैं। यह नीला हमें कहाँ तक दिखाई देता है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत अर्थात क्षोभ मंडल में ही नीले रंग का आकाश हमें दिखता है। क्यों दिखता है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में जलवाष्प, धूलकण, अन्य अनेक गैसें जो भारी मात्रा में उपस्थित हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को वह प्रकीर्णित कर देती हैं। उस प्रकीर्णन की क्रिया में सर्वाधिक नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, वह सबसे ज़्यादा बिखरता है। इसी का परिणाम आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अर्थात आकाश कहाँ है? आकाश क्षोभ सीमा के अंदर ही है, क्षोभ सीमा के बाहर आकाश नहीं है। फिर क्षोभ सीमा के बाहर क्या है? क्षोभ सीमा के बाहर वायुमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे वायुमंडल तो सतह के नीचे भी होता है। कैसे? सतह के नीचे अर्थात मिट्टी में उनके दो सूक्ष्म कणों के बीच उपस्थित वायु को भी आकाश ही कहा जाएगा या वायुमंडल ही कहा जाएगा। जैसे रंध्राकाश, पृथ्वी के भूपर्पटी में दो सूक्ष्म कणों के बीच उपस्थित वायु को रंध्राकाश
कहते हैं। अब पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ संस्तर या परतों के बारे में हमने जाना। यदि हम पृथ्वी से अपना सफ़र शुरू करें तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल और चुंबक मंडल। उसके बाद भी है। यदि हम सूर्य की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले अंतरिक्ष मंडल आपको मिलेगा, जिसे सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। उसके बाद क्रोनोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर। यदि और आगे जाएं, अर्थात सूर्य तक पहुंच जाएं, तो सूर्य में भी 3 परतें हैं, जिनका अध्ययन आगे हम किसी अध्याय में करेंगे। यदि वापस आएं तो पुनः इन्हीं रास्तों से होते हुए पृथ्वी की सतह पर आएंगे और सतह के अंदर चले जाएं तो सबसे पहले भूपर्पटी, क्रस्ट, उसके बाद मैंटिल, दूसरी परत, उसके बाद कोर। इस तरह से हमारी पृथ्वी के कोर से लेकर बाह्य अंतरिक्ष मंडल तक अन्य तमाम प्रकार के संस्तर या स्तर या परतें पाई जाती हैं। हमारा वायुमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वीवासियों के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए, लेकिन इसका ध्यान हम पूर्णतया नहीं रख पाते हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने विकास के लिए तमाम ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे हमारे वायुमंडल में चेंज या परिवर्तन हो रहे हैं और उसका परिणाम आप आए दिन किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में देख रहे हैं। आइए समझ लेते हैं कि आपके वायुमंडल की महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा कैसे है। सूर्य से निकलने वाले सौर स्पेक्ट्रम या सौर विकिरण में कई प्रकार की किरणें होती हैं। यदि बाएं से दाएं उसका अध्ययन करें तो सबसे पहले एक्स और गामा किरणें, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर विबग्योर जिसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं, इंफ्रारेड किरणें और उसके बाद माइक्रोवेव्स। इन तमाम प्रकार की किरणों को हमारा वायुमंडल कैसे समायोजित करता है या हमारी रक्षा करता है। सौर विकिरण से निकले हुए प्रकाश को सबसे पहले आयन मंडल में एक्स और गामा किरणों को आयनीकरण के लिए रोक लिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते हैं, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा अल्ट्रावायलेट या यूवी रेस को रोक लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वह प्रकाशपुंज धीरे धीरे नीचे आता है और क्षोभ मंडल में सबसे निचले स्तर पर उपस्थित वनस्पतियों, पेड़ पौधों के द्वारा अपने पत्तों के माध्यम से लाइट अर्थात विबग्योर को रोक लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिससे उनका भोजन बनता है। उसके बाद सौर विकिरण में बचती है ऊष्मा या ऊर्जा या हीट। वह हीट पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। काफ़ी मात्रा में हीट चट्टानों, मिट्टी, पर्वतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ ऊष्मा या ऊर्जा जिनका अवशोषण नहीं हो पाता, वह दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आपके अपने क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर यदि आप जाएं तो तापमान धीरे धीरे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की गति से घटता है। इसका कारण है सूर्य की ऊष्मा का दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाना, और इसी का परिणाम होता है कि क्षोभ मंडल में तापमान नीचे से ऊपर की ओर जाने पर धीरे धीरे घटता है। यह तापमान केवल क्षोभ सीमा तक घटेगा। उसके बाद क्षोभ सीमा के ऊपर हीट या ऊष्मा या ऊर्जा नहीं जा सकती। वह जेट के रूप में
दाहिने या बाएं मुड़ जाएगी, जिसका अध्ययन हम आगे किसी अध्याय में करेंगे।